तिमोर लेस्ते में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यहां जल्द ही भारतीय दूतावास खोला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आज तिमोर लेस्ते अपना भाग्य खुद गढ़ रहा है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक माना जाता है और ये तिमोर के लोगों के साहस और बहादुरी का प्रमाण है। और 2002 में तिमोर लेस्ते को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। इन 22 वर्षों में तिमोर लेस्ते लोकतंत्र और बहुलवाद के एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है। तिमोर लेस्ते अपना भाग्य खुद गढ़ रहा है। इसे साउथ ईस्ट एशिया के जीवंत लोकतंत्रों में से एक माना जाता है और ये तिमोर के लोगों के साहस और बहादुरी का प्रमाण है, जिन्होंने स्वतंत्रता के कठिन रास्ते के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की है। भारत 2002 में तिमोर लेस्टे को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले शुरुआती देश में से एक था और इन 22 वर्षों में तिमोर लेस्टे लोकतंत्र और बहुलवाद के एक उज्जवल प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा रहा है। तिमोर युवा पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के 14वें दिन पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन ओलंपिक में मेडल जीतने वाले देश के सबसे युवा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती के गुर सीखे। अमन की इस बड़ी उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर इस युवा पहलवान को बधाई दी। पीएम ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। अमन ने पेरिस ओलंपिक में भारत को 6ठा मेडल दिलाया है। भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक में शिरकत करने वाले अमन एकमात्र पुरुष पहलवान थे। उन्होंने ओलंपिक में 2008 से कुश्ती में मेडल जीतने की चली आ रही प्रथा को पेरिस में भी बरकरार रखा। अमन नमस्ते। नमस्ते सर जी। अमन, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर जी, बहुत खुशी हुई। आपने अपने नाम के अनुसार सारे देश का मन भर दिया है। हाँ जी, मुझे देशवासियों का आशीर्वाद था जी और आपकी मेहनत थी जी, जो इतने हर एक सुविधा दी जी, टॉप्स ने और साई ने जी, आपने भी तो सबकी मेहनत आया जी। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए छत्रसाल स्टेडियम में जो अपना घर बना ले, और आपने तो उसको ही अपना घर बना करके पूरा अपने आप को खपा दिया। हाँ जी, मतलब घर ने भी नहीं रहे जी इतने साल, तो उस खाड़ी में आई तो वही घर समझ लिया जी हमने तो। वही तो। हाँ जी। और देखिए अमन, मैं मानता हूं देशवासियों के लिए आपका जीवन बहुत ही प्रेरक है। एक तो आप सबसे छोटी आयु के हमारे एथलीट हैं जो इस प्रकार से मेडल लेकर के आ रहे हैं। आप सबसे छोटी आयु के हैं और इसके लिए आपके लिए तो इतना जीवन, इतना लंबा समय आपके पास है। मैं मानता हूं आप देश को खुशियों से भर देंगे। हाँ जी, 2028 में जी ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे जी, पूरी मेहनत कराएंगे जी ओलंपिक में गोल्ड के लिए। यूपी के गाजियाबाद में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर पीटने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार का सख्त एक्शन देखने के लिए मिला है। पुलिस ने इस मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी और हरिओम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब उन पर रसू का यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर अपराधियों और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए नजर आते हैं। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटती, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। दोनों आरोपी हिंदू रक्षा दल से जुड़े हैं। पुलिस उन पर रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। सीएम योगी के इस कदम की अब जमकर तारीफें हो रही हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था और कोर्ट से इस पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग की थी। अखिलेश यादव ने लिखा, कानून हाथ में लेने का अधिकार तो सरकार को भी नहीं है, फिर उनके संगी साथी गुर्गों को कैसे हो सकता है। इस हिंसक मामले में माननीय न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह है।
आशंका की शिकायत होनी चाहिए, मनमानी हिंसा नहीं। कहीं ये भी भारतीय जमीन पार्टी का कोई खेल तो नहीं जो जमीन खाली कराने का ये नायाब तरीका निकाल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वर्गीय सहायता समूह सम्मेलन के रक्षाबंधन सावन उत्सव कार्यक्रम में कहा, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि सावन के समय राखी बांधने के लिए बहनें इतनी दूर दूर से आई हैं। सामूहिकता के साथ जो त्योहार मनाते जाते हैं उनका आनंद अलग होता है। आज यहां लाडली बहना योजना के 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए बहनों के खाते में यहीं से दिए गए हैं। बहुत महत्व रखती है। एक कारण हमारे अपने समाज में, हमारे अपने संस्कार में त्योहारों को साथ में मनाने का जो आनंद है, अपने घर में तो सब मना लेते हैं, लेकिन सामूहिकता के साथ जो त्योहार मनते हैं उन त्योहार का आनंद अलग होता है। और त्योहार तो कहते हैं हमारे यहाँ कि 12 महीना और 13 त्योहार, क्या होली, क्या दिवाली, इन त्योहारों का अपना मजा है। लेकिन सावन के महीने में सबसे ज्यादा आनंद अगर आता है तो रक्षाबंधन का आता है। यह त्योहारों का राजा होता है। इस त्योहार से किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई होड़ नहीं हो सकती। और त्योहार में तो और आनंद आ गया। आज जब यहां पे 1,29,00,000 बहनों के खाते में 1250 रुपए तो आपके गए ही खाते में लाडली बहनों के लिए, लेकिन आज 250 रुपए की राशि 1,897 करोड़, लगभग 2,000 करोड़ में थोड़ा ही कम पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाओ। बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से यहीं से गए हैं। रक्षाबंधन तो 19 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख के रक्षाबंधन के पहले आज जो 250 रुपए दिए हैं, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी है, नारी सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार ने जो कोलकाता में एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के कथित यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में पुलिस को रातों रात एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय राय को एक महत्वपूर्ण सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह कामयाबी एक ब्लूटूथ हेडफोन से मिली है, जिसे वह अपराध स्थल पर छोड़कर गया था। दरअसल शुक्रवार सुबह कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक महिला पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव मिला था। वे चेस्ट मेडिसिन विभाग में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। अस्पताल के अंदर कथित तौर पर पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव खून से सने गंदे पर मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि महिला डॉक्टर के साथ सेक्सुअल एड्यूट भी किया गया था। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। देखिए, बंगाल में अराजकता और सिर्फ अराजकता है। वहाँ लैंड ऑर्डर है ही नहीं। वहाँ कोई भी भद्र पुरुष रह नहीं सकता। वैसे बंगाल की हालत हो गई है। और मैं समझता हूँ कि बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं होना बहुत आम बात हो गई है। रेप हुआ, हत्या हुई, जिस तरीके से उसके शरीर को जो मैंने वीडियो देखा है, नोचा करोचा गया, ये तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई एकदम जाहिल आदमी ही कर सकता है। और बंगाल में इस प्रकार के जाहिलों ने प्रवेश कर लिया है। मुझे लगता है कि बंगाल में के बारे में कुछ अलग से विचार करना चाहिए। देखिए, बंगाल अराजक। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न माँ, न माटी, न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। अब सरकार जो है लीपापोती करना चाह रही है।
एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें कि जांच के लिए इंटर्न्स को रखा गया और ऐसे लोगों को रखा गया जो टीएमसी के करीब है, मतलब मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जो पूरी डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो भी इसका विरोध कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्या परिवार और जो पीड़ित है उनके अधिकार के लिए क्या सीबीआई की जांच पर राजी और स्वीकार होगी सरकार? परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल में ये माहौल, ये जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बिगड़ी क्यों है? ये इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता बनर्जी महिलाओं के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ नहीं। विनेश फोगाट मामले में फैसले की तारीख बढ़ाकर 11 अगस्त कर दी गई है। पहले ये फैसला भारतीय समय अनुसार 10 अगस्त की रात 9:30 बजे आने वाला था। खैर, अब इस विषय पर विनेश के अंकल महावीर सिंह फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि फैसला जरूर विनेश के हक में आएगा और उन्होंने न्यायालय पर पूर्ण भरोसा दिखाया है। विनेश फोगाट के संन्यास पर महावीर सिंह फोगाट ने कहा, हमारा परिवार उन्हें अपना फैसला वापस लेने और 2028 ओलंपिक में भाग लेने के लिए मनाने की कोशिश करेगा। की है, उसने ऐलान किया है कि वो संन्यास लेगी। आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ भाई, आने के बाद में विनेश, हम उसको जो है देखो, जिसका कोई जो इतना बड़ा जो हादसा हो जाता है, जो गोल्ड मेडल से वंचित रहेगी और सिल्वर मेडल के लिए हम जो भारत सरकार फेडरेशन पूरा कोशिश करी है, तो अब हमें आस उम्मीद है एक सिल्वर मेडल जो है हर एक भारतवासी 144 करोड़ लोगों की यही इच्छा है भाई, हमें गोल्ड से तो वंचित रहेगी लेकिन हमें सिल्वर मेडल हमें मिलना चाहिए। तो भगवान उनकी जो दुआएं हैं उनकी पूरी करेगा। मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है जो है इसमें सही फैसला देगा। और विनेश का जो रहा वो संन्यास का, हम पूरा प्रयास करेंगे परिवार के मिलके, रिश्तेदार मिलकर के, हम जो उसको दोबारा 2028 ओलंपिक के लिए लड़ने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी उसको मनाने की और लड़ाने की। ये हमारा वो है। उसने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तुलसी जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में 2015 में डिजिटल तुलसीदास रामचरितमानस का शुभारंभ करने जैसी विभिन्न योजनाएं बनाई गई। प्रधानमंत्री का मानना है कि देश को विकास और विरासत दोनों की जरूरत है, दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पूरी सरकार के काम को एक प्रकार से राम राज्य के दृष्टिकोण से चलाने का जो संकल्प लिया है और गत 10 वर्षों में अन्य योजनाओं द्वारा, जैसे डिजिटल तुलसीदास के रामचरितमानस का लॉन्च 2015 में हुआ, कई सारे कल्चरल या धार्मिक स्थल जो तुलसीदास जी के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको डेवलप किया गया। इसी प्रकार से पोस्टल स्टैम्प बनाया गया प्रभु श्री राम जी के ऊपर। मानस मंदिर तुलसीदास जी का, उसको पुनर्वास करके उसको अच्छा बनाया गया। प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि विकास भी चाहिए देश में और विरासत भी चाहिए, दोनों का कोई अंतर विरोध नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने कहा, अब हमें पता चल गया है कि राज ठाकरे और उनकी पार्टी को सुपारीबाज क्यों कहा जाता है। राणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें जैड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है और वे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। अगर वे राज्य में सुरक्षित नहीं हैं तो वे आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे? यह हमारा राज्य की सरकार की विफलता है। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब समझ में आ गया कि राज ठाकरे की पार्टी को और उनको लोग सुपारीबाज क्यों कहते हैं। जिस प्रकार ठाणे में अभी अभी घटना हुई है, हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के काफिले पर हमला हुआ है। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, उनको जेड लेवल की सुरक्षा मुहैया हुई है। ये सरकार का पूरी तरह फेलियर है कि एक इतने बड़े नेता के काफिले को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गृह मंत्री जी को इस पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी की पुलिस, एकनाथ शिंदे की कथित शिवसेना और उनके खुद का वो थाने गृह जिला, अगर वहां ऐसे हमले हो रहे हैं तो इसका मतलब है सुपारी नहीं तो और क्या है।
पहले हम सुनते थे कि राज ठाकरे जी और उनकी पार्टी सुपारियां लेते हैं, लेकिन अब तो सीधा खुला हो गया कि भाई आप हमारे एरिया में आइए, हम आप पर हमले करवाएंगे। पूरी की पूरी सरकार महायुति की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी स्वयं, गृह मंत्री स्वयं देवेंद्र फडणवीस जी, इन सबके बाद भी अगर पुलिस की फेलियर है, खुफिया एजेंसी की फेलियर है, हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, किस पर विश्वास किया जाए? आम इंसान कहां जाएगा? अगर उद्धव ठाकरे जी इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं है राज्य में, तो बताइए ना कि हम सब आप सब कहां जाएं? इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप लोग सत्ता देना चाहते हैं, इसके लिए 200-250 सीटें लड़ना चाहते हैं, या अराजकता फैलाना चाहते हैं? ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जर्जर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही सीएम केजरीवाल के कामों की तारीफ करते हुए बीजेपी को नसीहत दी। जर्जर में एक जनसभा के दौरान सुनीता केजरीवाल ने कहा, हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल शेर हैं और वो पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे। अपने बेटे ने अपने काम के दम पर पूरे हरियाणा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। बीजेपी को एक वोट भी नहीं जाना चाहिए। आप सबको पता होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं। 1994 में हमारी शादी हुई। हिसार में अरविंद जी का परिवार रहता था। उनके पिताजी वहां नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। अरविंद जी सिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार के पास। उनका लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद जाकर ये लड़का दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये मामूली बात नहीं है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 16 अगस्त 1968 1968 में अरविंद जी का जन्म हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे लगता है भगवान जी अरविंद जी के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। नहीं तो एक मामूली से गांव में, मामूली साधारण से परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं। पहले खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरी देश की राजनीति में भूचाल आ गया और अरविंद जी ने ऐसे ऐसे काम किए जो कई बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, कई बड़े नेता नहीं कर पाए। पूरे देश दुनिया में उनको लोग उनके कामों की वजह से जानते हैं। दिल्ली और पंजाब में आपके बेटे केजरीवाल ने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीब बच्चों का भविष्य बना दिया, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जहां अब अच्छा इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। बिजली फ्री कर दी। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे वहां बिजली आती है। और महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर दिया। बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब दिल्ली पंजाब में हर महीने हर महिला को, माताओं को, बहनों को 1000 रुपया मिला करेंगे। ये योजना अभी जल्द ही लागू होने वाली है। आपके बेटे ने ढेर सारे काम किए हैं दिल्ली में, पंजाब में। फिलहाल के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।